हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इसके पहले वाले में हम लोग प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किए थे, परावर्तन का सत्यापन किए थे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की सहायता से। ठीक है, अब ये किसका करेंगे? अपवर्तन का, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की सहायता से। और प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ भाई, अरे भाई प्रकाश मतलब हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रूफ हो जाने का मतलब कि भाई प्रकाश तरंग के जैसे चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए हेडिंग है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या या सत्यापन या सिद्ध करना कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश के परावर्तन को तरंग मान करके सिद्ध करना। कुल मिला करके एक ही हेडिंग हुआ, आप समझ रहे हैं। चलिए ये जो है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, अपवर्तन का पूरा कंसेप्ट एकदम आपके मन में आ जाएगा। अपवर्तनांक का कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या है इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या चेंज नहीं होता है, प्रकाश तरंग का कौन सा गुण चेंज नहीं होता है, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगा। कभी आप लोग ऐसा मतलब ऐसा किए हुए, प्रैक्टिकल में किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पानी, ये मान लीजिए ये कोई बर्तन है और उसमें ये जल है, साफ जल है, स्वच्छ जल है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक कोई टार्च है। अगर आप ये टार्च जला रहे हैं तो टार्च का जो फोकस है, फोकस जिसको आप फोकस बोलते हैं, प्रकाश ऐसे आ रही है, वो जब इस पर पड़ती है तो ये मुड़ती हुई, इधर मुड़ी हुई या उधर मुड़ी हुई आपको दिखती है ना। लेकिन यदि इसी टार्च को अगर आप एकदम ये जो जल का तल है उसके एकदम लंबवत, ठीक है, इसके जल के तल के एकदम लंबवत यदि आप इसको इस पर आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो मुड़ता हुआ नहीं दिखता है, एकदम सीधे जाता हुआ दिखता है ना, एकदम सीधे, मुड़ता हुआ नहीं, एकदम सीधे जाता हुआ। लेकिन अगर उसको टेढ़ा करके अगर आपतित करते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखता है। ऐसा देखें कि नहीं? ठीक है, ये सब चीजें जो है, इसी जो मैं अभी द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये सब चीजें हाइगेन्स जी हम लोग को बताया कि हाँ देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे भूलना नहीं है भाई, बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी बहुत कुछ चीजें। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अच्छा, एग्जाम में भी ऐसे पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को लिखिए और उसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या सत्यापन कीजिए। ठीक है, या प्रकाश तरंग है, ठीक है, तरंग, प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या या उसको सिद्ध कीजिए कि प्रकाश तरंग है, उसके अपवर्तन को। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको द्वितीयक तरंगिका बढ़िया से बता चुका हूं, जिसमें 3 परिकल्पनाएं सब याद है, तीनों का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा प्रूफ और सब चीजें समझ पाएंगे। ठीक है आप लोग, तो जैसे मैं 2 माध्यम लिया हूं, दिख रहा है आपको? देखिए ये एक तल है, ठीक है, ये तल, ये अपवर्तक तल है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये एक अपवर्तक तल है, एक्स डैश, एक ये अपवर्तक तल है। उसके ऊपर का ये जो माध्यम आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको माध्यम 1 बोल रहा हूं, और वो है क्या? वायु है। क्या है वो? वायु है। ठीक है, इस वायु में जो प्रकाश अभी आएगी उसका वेग क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, वो अभी डिस्कस किया जाएगा, इसलिए मैं यहां पर लिखा हुआ हूं। अब वो इस पर पड़ेगी, पड़ने के बाद ये ट्रांसपेरेंट है, ये वायु है, और नीचे वाला जो ये माध्यम है, नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये माध्यम 2, ठीक है, ये कांच है, ग्लास है। ठीक है, ग्लास, तो ये ग्लास हो गया नीचे वाला माध्यम। ठीक है, और इस ग्लास में जो प्रकाश का वेग है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति है, उस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर चर्चा करेंगे, जो होगा सो उस पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो ऊपर वायु है और नीचे यहां से क्या हो गया? ये कांच है। ठीक है, तो ये अलग एक माध्यम हो गया, इसको माध्यम, ये अलग हो गया। इसको माध्यम 1 क्यों मैं मान रहा हूं, इसको माध्यम क्यों 2 मैं मान रहा हूं, वो अभी डिस्कस किया जाएगा। एक पहले ही मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर, ठीक है, ये ऊपर मान लीजिए कि ये जल है
और नीचे क्या है, ये कांच है। प्रकाश के अपवर्तन में किसके, देखिए जैसे जल में से प्रकाश की किरण आ रही है ना, जल में से, और जा किसमें रही है, कांच में ना, तो जिस माध्यम से आती है ना उसको प्रथम माध्यम कहा जाता है, जिसमें जाती है उसमें क्या कहा जाता है, द्वितीय कहा जाता है। अगर इसका उल्टा हो ऐसे कि नीचे कांच हो और ये ऊपर क्या है, जल है, जो भी है, और कांच से प्रकाश की किरण जल में जा रही है, तो कांच को एक मानेंगे माध्यम, और जिसमें जा रही है अपवर्तित हो रही है, मुड़ रही है, जिसमें दूसरी बार जा रही है उसको माध्यम दो मानेंगे। ये सिंपल तरीके में है, ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक है, ये सब पहले जानते हैं, ये सब आप लोग किरण प्रकाशिकी में पढ़ चुके हैं और मैं ही आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एकदम डिटेल में प्रकाश के अपवर्तन को। अब देखिए, चलिए, तो अब माध्यम 1 से प्रकाश की किरण आएगी, माध्यम 2 में देखेंगे वो मुड़ेगी कैसे, मुड़ेगी क्या होगा, ये सब चीजें आपको सीखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि कोई प्रकाश तरंग यहां पर, कोई उधर बहुत दूर, ठीक है, यहां पर, ठीक है, चलिए कंसीडर कर लिया। ठीक है, बहुत दूर ये कोई प्रकाश तरंग स्रोत है, सूर्य है या टार्च है, जो भी है सो, ठीक है, बहुत दूर है। ठीक है, और वहां से प्रकाश तरंगे आ रही हैं, बहुत दूर ये तरंग स्रोत है, तो जो प्रकाश तरंग आएगी, ठीक है, उसका तरंगाग्र कैसा होगा, समतल होगा ना, समतल होगा, समतल तरंगाग्र ऐसे आएगा और इस अपवर्तक तल पर से वो टकराएगा, फिर वो मुड़ेगा, देखेंगे क्या करेंगे। तो जो दूर से जो प्रकाश तरंग आ रहा है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये ऐसे, ये प्रकाश तरंग ऐसे आ रहा है, ठीक है, वहां से निकल करके तरंगाग्र बनाता हुआ आएगा। कैसा तरंगाग्र बनेगा, मैं बना भी दे रहा हूं। ठीक है, समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र भाई, समतल, याद रखिए। ठीक है, ये समतल तरंगाग्र बनाता हुआ आ रहा है, समतल, समझ रहे हैं? इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा दिखे कि हाँ भाई समतल तरंगाग्र है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है ना? थोड़ा बढ़िया से मैं मिटा दूं, 1 सेकंड रुक जाइए। एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, है ना? ठीक है, यहां से वो निकल रहा है, ठीक है, ये यहां से ऐसे निकल रहा है, ये समतल तरंगाग्र। थोड़ा सा उसको मैं कलर कर दूं, ठीक है, ये है, दिख रहा है अब थोड़ा थोड़ा बढ़िया से। ठीक है, देखिए ऐसे वो तरंगाग्र आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे, ये समतल तरंगाग्र आ रहा है। तरंगाग्र के लंबवत कभी भी क्या होती हैं, वो तरंग किरणें होती हैं। इसमें यही नहीं, ये तो किनारे, यहां से भी किरण निकल रही होगी, हर जगह से असंख्य किरणें ऐसे क्या हो रही है, ये निकल रही है। मैं किनारे किनारे वाली किरण को बस क्या किया हूं, लिया हुआ हूं। समझ रहे हैं? तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का जो भी कण है वो क्या करेगा, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये ऐसे तरंग, ये तरंगाग्र आ रहा है, ये समतल तरंगाग्र है ना, समझ रहे हैं? अब ये तरंगाग्र भी, इसका अगला तरंगाग्र आएगा, इसका अगला तरंगाग्र, ये बार बार मैं ये ऐसा नहीं बनाऊंगा, बस ये दिखा रहा हूं कि इसका अगला तरंगाग्र मान लीजिए ये है, ठीक, अगला तरंगाग्र ये है, एक और आएगा मान लीजिए ऐसे, ये तरंगाग्र, तो ये तरंगाग्र सब समतल तरंगाग्र है, ये ऐसे 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 आ रहा है, 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 अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, और एक तरंगाग्र जो है आकर के इस किस तल पर, ये जो अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल मतलब कि जहां से प्रकाश की किरण पड़ने के बाद मुड़ती है, ये जो तल है उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक तल। ठीक है, तो अपवर्तक तल पर ये तरंगाग्र आकर के ये पड़ा, यही तरंगाग्र है। ठीक है, जो कि अपवर्तक तल पर पड़ा, कहां पर, ये अपवर्तक तल के बिंदु ए डैश पर, ए पर ए बी, ये जो तरंगाग्र है ए और बी आपतित पड़ा। समझ में आ गया? इसको क्या मैं लिख दूं, ये आपतित तरंगाग्र, आपतित, ठीक है, तरंगाग्र। ठीक है, किस माध्यम से आ रहा है, माध्यम 1, वायु से आ रहा है वो प्रकाश की तरंग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब मेन शुरू होता है काम। ठीक है, अब मेन काम शुरू होता है, क्या है, चलिए देखते हैं।
अब ये जो तरंगाग्र है पड़ा हुआ है इस अपवर्तक तल पर, ये तरंगाग्र पड़ा, तो इस तरंगाग्र के प्रत्येक, इस तरंगाग्र पर पड़ने वाला ये जो माध्यम के कण हैं, देख रहे हैं कि नहीं, ये माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत का। जैसे इसकी मैं चर्चा करूं, ये जो है बिंदु ए पर जो कण है और ये बिंदु बी पर कण है, ये सब नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और सबसे, ये जो भी है ये अंदर वाले भी हैं, सबसे एक साथ द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, है ना। द्वितीयक तरंगिका ये बताया गया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में। दूसरा जो परिकल्पना है यही है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे, ठीक है, नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। उन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और वो द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलती हैं, कब, यदि माध्यम समांग है तब उसी माध्यम से चलती है जिस माध्यम से प्राथमिक तरंगे चल रही हैं। ये सब चीजें आप जान रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं माना ही नहीं, ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा दूं, ठीक है, देखिए ऐसे, ये जो वायु में जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, उसका वेग कितना है, किस वेग से वो प्रकाश आ रहा है, स्मॉल v1, किस वेग से आ रहा है, v1, समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो कांच में जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और कांच में जाने पर उसका वेग कितना हो जाएगा, v2, समझ में आ गया। और माध्यम वायु में किस वेग से आ रहा है, v1, माध्यम समांग नहीं ना है, ये वायु है और ये क्या हो गया, कांच, कांच में जाएगा वो, ये पारदर्शी है, जाएगा तो इसमें उसका वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये विरल है, प्रकाश के वेग के सापेक्ष देखें तो ये माध्यम वायु विरल है और ये क्या है, कांच क्या है, सघन है। विरल में प्रकाश तेज चलता है, तेज दौड़ता है, उसमें वेग उसका अधिक होगा, v1 अधिक होगा, और ये सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में प्रकाश क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, सघन है, घना है, उसमें धीरे धीरे चलेगा। समझ रहे कि नहीं, यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2 लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। ये v1 अधिक है, v1 तेज चल रहा है, v2 क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, ये याद रखना, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकल रही है बिंदु B से, ठीक है, वो कहां तक, ये अपवर्तक पृष्ठ के इस बिंदु A डैश तक पहुंचने में मैं माना कि कितना टाइम लगा, माना समय कितना लगा, ठीक है, समय मैं माना कि स्मॉल t समय लगा, मैं कंसीडर किया हूं कि इस यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी उसको A डैश तक, मतलब परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय में। किस वेग से चल रही है ये बताइए, किस वेग से चल रही है, v वेग से। तो b A डैश की जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी बताइए, ये वाली दूरी कितनी होगी, v1 है ये, v1t होगी कि नहीं बताइए। ये b A डैश की जो दूरी है वो कितनी होगी, दूरी बताइए, v1t होगी कि नहीं। तो इस यहां से देखिए b से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, एकदम उसी क्षण A से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, खैर इस बिंदुओं से भी उसी क्षण निकलेंगे, इन पर बाद में चर्चा किया जाएगा। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो किस वेग से चलेगी, v2 वेग से। देखिए B से A डैश तक जब ये द्वितीयक तरंगिका किनारे वाली पहुंचने वाली है, कितने समय, t समय में, मैं इस तरंगाग्र के जो आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र यहाँ पर आपतित हुआ है ना, यहाँ पर टच हुआ है ना, हाँ, तो टच होने वाला ही तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र कहलाता है। आपतित तरंगाग्र जब यहाँ पर बना है, इसके स्मॉल t समय, स्मॉल t का मतलब यहाँ से द्वितीयक तरंगिका यहाँ जाने में, ठीक है ना, स्मॉल t समय में जो अपवर्तित तरंगाग्र होगा उसी तरंगाग्र की स्थिति को हम लोग को निकालना है, ठीक है। इस तरंगाग्र के बनने के स्मॉल t समय बाद हमको जो तरंगाग्र मिलेगा जिसको हम अपवर्तित तरंगाग्र कह रहे हैं, उसी तरंगाग्र की स्थिति को, उसी तरंगाग्र को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरंगाग्र के बनने के बाद हमको स्मॉल t समय बाद
अगला वाला तरंगाग्र ज्ञात करना है। तो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का जो तीसरी परिकल्पना क्या है कि ठीक है, द्वितीयक तरंगिका के जो द्वितीय गोलीय तरंगिका है उसका स्पर्शी खींचे अगर किसी क्षण, तो वो क्या बताता है, वो उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को बताता है। तो स्पर्शी कैसे खींचते हैं, यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी भाई टी ही समय बाद चाहिए, तो ये यहां से यहां तक टी समय बाद पहुंच जाएगा। यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी उसका वेग क्या है, कम है, कितने समय, ठीक है, कितना समय में, ठीक है, टी समय में, ठीक है, v2 वेग से कितना दूरी तय करेगा, टी है v2t करेगा कि नहीं बताइए, टी समय में v2 वेग से कितना दूरी तय करेगा, v2t, और चूंकि वेग कम है, इसका वेग अधिक है तो ये ज्यादा दूरी तय किया है, इसका वेग कम होगा तो ये दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा ना, समझ रहे हैं। तो टी समय बाद ये द्वितीयक तरंगिका यहाँ पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से उसी समय जो निकला हुआ द्वितीयक तरंगिका वो कम दूरी तय करेगा ना, ठीक है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक उतने ही समय बाद ये दूरी कितनी है, v2t, और ये कम होगी दूरी ना, क्यों, क्योंकि v2 क्या है, v1 से कम है, ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं मिटा दे रहा हूं, अभी मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में, ठीक है, समझिए कितना दूरी तय करेगा, ये यहां से जो तय करेगा वो v2, कितना, v2t दूरी तय करेगा, यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगा, यहां से t समय में ये इतना दूरी तय करेगा। तो जो v2t दूरी तय करेगा, इसी दूरी का हमको क्या कर लेना है, चाप लेना है। यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी कितना, टी समय में v2 वेग से चल रही है तो कितना दूरी तय करेगी, v2t ना, तो इतना ही आपको क्या कर लेना, v2t जितना हो v2 गुणे t, v2 माने, ठीक है, इस माध्यम में वेग, उतना दूरी ले लीजिए और उसी दूरी का हमको क्या लेना है, चाप लेना है, चाप ले लीजिए। वो ऑब्वियसली कम होगा, ये ज्यादा है ना, वो कम होगा, ठीक है। तो वो दूरी, वो चाप लेकर के इसी ए को, ए ही ना बिंदु है जहां से द्वितीयक तरंगिका निकल रही है, उसको लेकर के हमें क्या कर लेंगे, एक गोली क्या खींचेंगे, ऐसे गोली, समझ रहे कि नहीं, इसको लेकर के हम गोली ऐसे तरंगाग्र ऐसे खींचेंगे, समझ रहे हैं, देखिए ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर खींचे, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तरंगाग्र हमने क्या कर लिया, गोली तरंगाग्र खींचा, ये इसका है, ये यहां से जो निकला, ये दूरी कितनी है बताइए, ये v2t है, दिख रहा है कि नहीं, ये v2t है। तो चलिए मैं इसको व्हाइट से लिख दे रहा हूं, इस बिंदु ए को यहां पर लिखा, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी आपको दिख रहा है, ये कितना है, v2t है, v2t, कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। अच्छा, उसके बाद से ये यहां से इस कण से तो एक आएगा ना द्वितीयक तरंगिका, उसी क्षण निकलेगी, आएगी यहां पढ़ने के बाद, ठीक है, वो भी क्या होगी, कुछ दूरी, उसके लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो उतना ही टाइम है, यहां से पहले यहां आएगी, यहां से यहां, तो उसका तरंगिका खींचेंगे तो यहां से यहां, ये थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, ये कम चलेगा क्योंकि वो उधर भी चला हुआ है, ठीक है। तो उसका तरंगिका, इसका वह भी तरंगिका खींचेंगे, इधर आएगा, समझ रहे कि नहीं, ऐसा मिलेगा। यहाँ से जो कण आएगा वो भी आएगा, कुछ उधर चलेगा, फिर उधर, उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से टी समय बाद सब खींचा जा रहा है, टी समय बाद, तो फिर इसका थोड़ा ये कम, उधर ज्यादा चला है, इधर कम चलेगा, और ऐसे ही फिर यहाँ वाला कण आएगा वो भी चलेगा, ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन सभी का हमको क्या खींचना है, स्पर्शी, ठीक है ना, स्पर्शी खींचना है। ये जो भी कण आ रहे हैं सबका, ये द्वितीयक तरंगिका नहीं हो गई, जो भी ये कण है इन सब का हम खींचेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, इन सब का, इसका जो भी है सब, ठीक है, खींचेंगे। तो ये जो हम द्वितीयक तरंगिका खींच लिए, ये वाला, समझ रहे हैं कि नहीं, और इन्हीं सभी का हमको क्या करना है, स्पर्शी खींच लेना है। तो स्पर्शी खींचिए, ठीक है ना, बस खींच दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, और एकदम ये जो B है, B से पहले वाला जो कण है उसका भी थोड़ा सा जाता हुआ मिलेगा, लेकिन एकदम B वाला जब जाएगा ना, यहाँ पर एकदम पहुंचेगा, उसके पहले ही सब एकदम क्या हो चुके होंगे, सब निकल चुके होंगे, ठीक है। तो एकदम पहुंचने ही वाला यहाँ पर है, यहाँ से निकलने वाला, और सब निकल करके अपना द्वितीयक तरंगिका क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं, ठीक है। तो वही सबका एकदम खींचेंगे तो एकदम ऐसे ही बनेगा, तो सबका स्पर्शी क्या कर दीजिए, ऐसे आप खींच दीजिए, ठीक है, सबका स्पर्शी खींच दीजिए, बस, और कुछ नहीं। लड़का लोग इसको कम समझ में पाता है, ये याद रखिए,
ये चीज जो है ये लड़का लोग बहुत कम समझ पाता है। यही ये जो है, चलिए ये बी है ना, इसको मैं क्या लिख ले रहा हूं, बी डैश लिख ले रहा हूं। क्या लिख ले रहा हूं, बी डैश। देखिए ये दूरी कितनी है, V1T, V1 अधिक है इसलिए ये दूरी ज्यादा है। ये कितना है, V2T, ये दूरी, ये चाप, ये क्या है, V2T। V2 कम है ना, तो T समय में कम दूरी चला है, और ये V1 अधिक है तो T समय में ज्यादा चला है। समझ, क्योंकि ये अलग माध्यम है। देखिए ये आपतित तरंगाग्र है, और ये जो तरंगाग्र आपको मिला हुआ है ये, ठीक है, ये कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र। इसको मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। चलिए कहां लिख दूं, इधर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, अपवर्तित, ठीक है, नहीं यहां पर भी लिखना उचित नहीं है अभी, मैं मतलब समझ लीजिए, अभी उससे कुछ काम है, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए, अब बताइए जब ये तरंगाग्र आपको मिल गया, ये तरंगाग्र मिल गया ना, ये तरंगाग्र, ठीक है, अब बताइए कि तरंगाग्र जब मिल गया, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, इसके आपतित तरंगाग्र के टी समय बाद जो तरंगाग्र मिला वो अपवर्तित हो गया, है ना। देखिए टच किया हुआ है यहां से, तो इसीलिए अपवर्तित है ना। तो अब इस तरंगाग्र के, किसी भी तरंगाग्र के लंबवत क्या होती है, प्रकाश किरण तरंग संचरण की दिशा होती है। समझ रहे हैं कि नहीं, उसी के लंबवत है ना, जिसको किरण कहते हैं, जो तरंग संचरण की दिशा को बताती है। तो ये तरंगाग्र हो गया, तो इसके लंबवत, ठीक है, इस बी डैश को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बी डैश, ठीक है, तो इसके लंबवत ही ना प्रकाश किरण का दिशा होगा। तो इसके देखिए ये हो गया तरंगाग्र, और इसके लंबवत ये हुआ। समझ रहे कि नहीं, ये लंबवत है, ठीक है ना, ये तरंगाग्र हो गया, इसके लंबवत क्या होगा, यही ना होगा। देखिए तो देख रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। ये जो है ये क्या है, ये भी जब जाएगा तो यहां पर ये कैसा तरंगाग्र बना लेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो है तरंगाग्र कैसा बनाएगा, चलिए दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ये ऐसा तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी, देखिए ये ऐसे 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 गया, ठीक है, आगे जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई दिक्कत है, ये पर अपवर्तित तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र, कोई दिक्कत। ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला जो मैं द्वितीय गोलीय तरंग का बनाया हूं, इसको नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, वो मैं आपको समझाने के लिए बस बनाया हूं, ठीक है। तो बस इसी को रहने दीजिए, ये जो आप खींचे हुए हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला ये भी है, इन सबों को हटा दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि नहीं, मुड़ रहा है कि नहीं। देखिए ये जो अपवर्तित तरंगाग्र है, देख लीजिए, ये देखिए ये इधर हो गया कि नहीं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। ये जो है ये एकदम ऐसे ही नहीं आया है, जब ये आया है इसमें तो इधर हो गया, ये इधर है ना, इधर हो गया। तो जब इधर हो गया है तो जो जाने वाली तरंग की दिशा है, जो तरंग की किरण है, वो मुड़ गई है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, है। देखिए ये कब हुआ है, ये क्यों हुआ है, ऐसा ये क्यों हुआ है, इसीलिए हुआ है कि इस माध्यम में जो प्रकाश है वो अलग वेग से चल रही है ना, इसीलिए ज्यादा दूरी तय किया है। और इस माध्यम में जो प्रकाश है वो अलग वेग से चल रहा है, धीरे वेग से कम वेग से चल रहा है, तो ये कम दूरी तय किया है, इसीलिए तरंगाग्र इधर मुड़ गया है, इधर हो दब गया है, जिसके कारण प्रकाश की किरण क्या हो गई है, मुड़ गई है। तो अगर इस माध्यम में भी प्रकाश इसी वेग से चलता, दो इसमें भी v1 वेग है, इसमें भी v1 वेग है, दोनों में समान वेग होता, तो क्या ये इतना मिलता, नहीं, ये जो है ना वो भी यहां तक मिलता, ठीक है ना, वो भी यहां तक हमको खींचता, ये वाला तरंगाग्र मिलता, ये तो मूर्ति नहीं, सीधे क्या हो जाती, चली जाती। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर वेग कितना है, v1, यहां पर वेग कितना है, v2, समझ रहे हैं। आपसे कभी कोई पूछे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती क्यों है, क्यों मुड़ती है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, इसलिए मुड़ती है कि ये दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, इसीलिए तरंगाग्र क्या हो जाता है, अपवर्तित वाला मुड़ जाता है। लेकिन कब नहीं मुड़ती है, जैसे ये वाला केस मैंने आपसे बताया, जल का तल एकदम लंबवत है, आप टार्च को एकदम सीधा जल के तल के लंबवत जलाए, ठीक है, तो ये तरंगाग्र कैसा बन रहा है, एकदम ऐसा बन रहा है,
ठीक है। तो एकदम तरंगाग्र जब इस पर पड़ेगा तो सबसे एक साथ निकलेंगे, सब एक साथ ऐसे ही निकलेंगे, तो उसका भी तरंगाग्र क्या होगा, एकदम ऐसे ही, तो वो नहीं मुड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे आएगा ना तो तरंगाग्र ऐसे पड़ेगा ना, तब वो क्या हो जाएगी, वो तरंगाग्र मुड़ जाएगा, तब वो तरंगाग्र अपवर्तित वाला दूसरा मिलेगा। ठीक है, ऐसे जब करेंगे तो ये अपवर्तित और परावर्तित, आपतित और अपवर्तित दोनों तरंगाग्र समांतर मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या है, आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र समांतर नहीं मिलेंगे। देखिए समांतर नहीं है ना, इसलिए मुड़ गया। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ऐसे जलाएंगे टार्च को, ऐसे प्रकाश आएगा तो वो नहीं मुड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र दोनों समांतर मिलेंगे, समझ, एक ही साथ एकदम तल पर पहुंचेंगे दूसरे माध्यम में, सभी किरणें। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम चीजें समझ में आ गया। तो इस माध्यम में दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इतना समझ गए। अब हमको, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के जो दोनों नियम होते हैं, ठीक है, उनको प्रूफ करना है कि नहीं, क्या होता है, उनको प्रूफ करना है। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं, जैसे देख लीजिए, एक बार बता देता हूं। जैसे कि ये क्या है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, 2 है। जैसे मान लीजिए ये वायु है और ये क्या है, ये कांच है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा गई तो मुड़ गई, ठीक है, ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है, और ये अपवर्तक तल के, ठीक है, जो बिंदु है आपतन बिंदु, वहां से अपवर्तक तल के लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसे अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, और अपवर्तित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर कहते हैं, है ना। समझ गए। तो इसके भी दो नियम होते हैं, ठीक है, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि देखिए, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा माना जाता है। पहला क्या होता है कि आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है, एक अच्छा नियत होता है। मतलब कि साइन आप, ठीक है, आपतन कोण का साइन अपान, ठीक है, साइन अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण का साइन क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। और वो नियतांक क्या होता है, 1/2, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, हाइगेंस जी बताए, मतलब खैर नियतांक होता है। ये तो बात समझ गए ना, नियत अंक, कोई साइन आई अपन साइन आई बराबर नियतांक, ये पहला होता है। और दूसरा क्या होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इन्हीं दोनों को हमको इसमें दिखाना है कि हाँ, ये साइन आई अपन साइन आर नियतांक होगा कि नहीं, आपतित अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे कि नहीं होंगे, इसको दिखाना है तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। इतना चीजें समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इधर देखिए, ये जो बिंदु है, बिंदु ए, यहां पर ये आपतन बिंदु है, यहां पर अभिलंब खींच लिया, अपवर्तक तल के लंबवत ये मैं अभिलंब खींच लिया, ठीक है ना, अभिलंब का क्या नाम दे लूं, चलिए सी कहीं नहीं है, चलिए इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसका मैं कुछ नाम दे रहा हूं, कुछ हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी, चलिए मैं डी नाम दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर तो बी है, ये बी डैश है, और इसका भी मैं नाम दे रहा हूं ई, क्या नाम दे रहा हूं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, ये जो है बिंदु ढक गया है, यह बिंदु कौन सा है, ये बिंदु ए डैश है, ठीक है, ये ए डैश, और यहां पर भी मैं अभिलंब खींच ले रहा हूं, ठीक है, अभिलंब, समझ रहे हैं कि नहीं, और अभिलंब यहां पर भी हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात है ना कि ये जो फिगर है समझाने में हमें गलत बना है, जो गलत मैं बनाया हूं क्योंकि समझाना था, नहीं तो ये यहां जा करके नहीं मुड़ता है। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे आया, ठीक है, आया है ना ऐसे, ठीक है, तो मैं ऐसे ले जा करके तब ये तरंगाग्र बनाया हूं, ऐसे मोड़ा हूं ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो सीधे मैं लेकर के गया हूं, ये बस आपको दिखाने के लिए है, समझाने के लिए था। ये ऐसे है, यहां पर आता है, ठीक ना, ये ऐसे है, ये यहां, ठीक है, समझ रहे हैं, यहीं से वो मिलता है, यहां से आता है, समझ रहे हैं कि नहीं, यहां, ठीक है, ठीक है, ये यहां से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए कम से कम, ठीक ना, समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इधर एकदम आंसर आ गया। देखिए, ये आपतित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे क्या कहेंगे, आई। अच्छा, ये बताइए, ये आपतित किरण और ये तरंगाग्र 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री होगा ना, ये पूरा, उसमें ये आई है तो ये छूटा हुआ है। अच्छा, एक और बात, ये अभिलंब और ये देखिए, ये अपवर्तक तल, ये 90 डिग्री होंगे ना,
तो ये छूटा हुआ है तो ये आई ना होगा, आप बताइए ये आई हो गया कि नहीं, तो ये भी आई हो गया, समझ गए कि नहीं। उसी प्रकार इधर देखिए, ये जो अभिलंब है इसको नीचे भी मैं खींचूं, ठीक है, नीचे, ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसको क्या लिखते हैं, आर, तो इसको मैं आर लिख लिया, ठीक है। देखिए ये अपवर्तित किरण और ये तरंगाग्र 90 डिग्री, ये पूरा पूरा क्या है 90 डिग्री, तो उसमें से ये आर छोटा सा बचा आर है थोड़ा सा, और ये टोटल छूटा हुआ है। उसी प्रकार अब देखिए ये अभिलंब, ये और ये क्या नाम है, ये अपवर्तक तल, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये तो छूटा हुआ है 90 डिग्री में, तो ये आर है ना होगा, समझिए ये आर हो गया, ठीक है, समझ रहे, तो ये आर हो गया, ये वाला थोड़ा सा कोण ये जो छोटा सा दिख रहा है ये आर हो गया, क्योंकि ये आर है, और ये ए आई है तो ये भी क्या हो गया, आई हो गया। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अच्छा ये जो बी ए डैश है ये दूरी कितनी है V1T, ए बी डैश दूरी कितनी है V2T, ये तो समझ ही रहे हैं, बस आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ लिखना पड़ता है, 2-3 लाइन मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। सबसे पहले इधर देखते हैं, ठीक है, इन त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, इधर देखिए त्रिभुज ए बी ए डैश, इस त्रिभुज में थोड़ा सा देखिए ए बी ए डैश में अगर इस आई का हम साइन ले लेते हैं, आई माने आपतन कोण है ना, उसका साइन ले लेते हैं, ठीक है, साइन आई, तो साइन बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, तो देखिए ये कोण के सामने वाला ये लंब बनेगा, और ये जो ए डैश है ये बड़ा वाला ये कर्ण बनेगा, मतलब कि बी ए डैश लंब और ये क्या बनेगा, ए डैश अपन कर्ण बनेगा, तो क्या हो जाएगा बी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर बी ए डैश अपान ए डैश, समझ गए समीकरण है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, चिंता मत करिए, यहाँ पर ये साइन, ठीक है, आई बराबर बी ए डैश का मान बताइए, देखिए बी ए डैश का मान कितना है V1T, तो ये हो गया V1 इंटू टी, और अपान कितना है ए डैश, समीकरण नंबर 1, समझ गए। अच्छा अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज जिसमें ये अपवर्तित तरंगाग्र आ रहा है ए बी डैश ए डैश, उसमें आर का ले लीजिए थोड़ा साइन, ठीक है ना, इन त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डैश ए डैश में क्या साइन आर, आर यही ना आर है, तो ये भले दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये लंबवत है इसके, मैं अभी आपको फिगर में स्पष्ट किया था, ठीक है ना, ये लंबवत है, ठीक है, तो ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा, ठीक है, तो ए बी डैश लंब बनेगा, ठीक है, ए बी डैश लंब बनेगा, कर्ण क्या बनेगा ए डैश होगा, आप समझ रहे हैं। ए बी डैश का मान बताइए, ए बी डैश का V2T है ना, तो ये हो जाएगा V2 इंटू टी, और अपन कितना हो जाएगा ए डैश, ये हो गया ये साइन आर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, वी गेट, आपको मिलेगा क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा साइन आई, ठीक है, अपान हो जाएगा साइन आर, भाग देना, और उधर साइन आई का मान कितना है V1 इंटू टी अपान ए डैश, ठीक है, और अपान साइन आर का मान कितना है V2 इंटू टी अपान कितना हो जाएगा ए डैश, ठीक है, ए डैश से ए डैश क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, तो ठीक है, साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना हो गया V1 टी अपान कितना हो जाएगा V2 इंटू टी, तो टी से भी टी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बताइए, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या V1 अपान V2, ठीक है। अच्छा ये बताइए पहले माध्यम V1 क्या है, पहले माध्यम में वेग है, V2 क्या है, दूसरे माध्यम में वेग है, क्या ये V1 V2 चेंज होने वाले हैं,
नहीं है ना, नहीं चेंज होने वाले है ना, मतलब ये नियत है ना, तो नियतांकों का जो अनुपात होता है वो नियतांक ही ना होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना, नियतांक, है ना, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये ठीक है, यही क्या है आपका, ठीक है, ये लिखेंगे यही प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। प्रथम या द्वितीय कुछ भी लिख सकते हैं, प्रथम नियम है। पहला वाला प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? दूसरा वाला, ठीक है, अच्छा उससे पहले ये याद रखिए, ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, साइन आई अपन साइन आर बराबर V1 अपन V2, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको समीकरण नंबर बनाइए 3, समीकरण नंबर 3 याद रखिएगा। साइन अपन साइन आर V1 अपन V2 कौन बताए? साइन आई अपन साइन आर बराबर V1 अपन V2। V1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। V2 क्या है? दूसरे माध्यम में जिसमें प्रकाश जा रही है, मुड़ रही है, जाने के बाद जिसमें अपवर्तित हो रही, उसमें ये प्रकाश की चाल है। आई आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण। ये कौन बताए हमको? स्नेल जी बताए, ये क्या? हाइगेंस जी बताए। कौन बताए? ये हाइगेंस जी बताए साइन आई अपन साइन आर V1 अपन V2 के बराबर होता है। आगे इसी पर अभी हम लोग काम करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इतना समझ गए? ठीक, इसके बाद से अब ये प्रूफ करना है कि भाई पहला तो प्रूफ हो गया, ठीक है, अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप देखे होंगे, ठीक है, जब मैं आपको अपवर्तन बता रहा था, प्रकाश के अपवर्तन को प्रूफ कर रहा था, एकदम उसी के जैसे ये भी प्रूफ कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन चलिए, थोड़ा सा जगह तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन यहीं पर नीचे बता दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इधर देखिए है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, यही प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, तो नीचे बता दे रहा हूं, ठीक है, द्वितीय नियम के लिए कैसे प्रूफ करेंगे? द्वितीय नियम क्या होता है कि भाई आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसके लिए सिंपल है, थोड़ा सा मैं आपसे बताऊं, ठीक है, ये जो तरंगाग्र है, आप थोड़ा देखिए, ये मैं परावर्तन वाला आप देखेंगे तो सब क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो देखिए, ये तल है ना, ये बोर्ड है, ये आपका कॉपी का पेज होगा, बोर्ड के ये क्या है? ऐसे ये लंबवत है, जैसे दिखा दो, समझिए, ये है, ठीक है, यही वाला परावर्तन में भी लिया था, देखिए एक ऐसा है, ये तल है ना, बोर्ड ये है ना, बोर्ड के ये लंबवत है, देख रहे हैं कि नहीं? ये लंबवत, ऐसे लंबवत, ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे, ये तल है ना, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे, समझ रहे कि नहीं? तो ये जो बोर्ड है या कॉपी है, कॉपी के तल के, ये तल हो गया, तल के लंबवत, ये क्या है? तरंगाग्र है, ठीक है। दूसरा आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र भी क्या है? ठीक है, ये बोर्ड के तल के लंबवत है, नहीं भी है तो मानना पड़ता है, ये होता ही है, नहीं तो मान लीजिए तो होता है, ठीक ना। तो बोर्ड के तल के लंबवत ये कौन सा है? परावर्तित तरंगाग्र, ऐसे तरंगा जा रही है, देख रहे हैं कि नहीं? ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये वाला ऐसे। तो ये आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र दोनों क्या है? बोर्ड के तल के लंबवत है। यहाँ पर ये जो अपवर्तक तल है, देख लीजिए, वो भी क्या है? बोर्ड के तल के लंबवत है। देखिए, बोर्ड का तल ऐसे है और इसका तल क्या है? ऐसे है। देखिए, बोर्ड का तल ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे है, और इसका तल क्या है? ऐसे है, लंबवत है कि नहीं? इस तल और इस तल, देखिए ये तल, ये तल, ये ऐसे है कि नहीं है? तो लंबवत है कि नहीं? तो तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ये आप समझ गए कि नहीं, है ना? तो ये माना गया है, या ऐसे ही सिंपल वैसे लिख लीजिए। तो सिंपल में अगर कहूं, मैं देखिए ये तरंगाग्र ले रहा हूं, आपतित तरंगाग्र, ठीक है, ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ठीक है, आपतित तरंगाग्र, ठीक है, बराबर क्या है? ए बी, परावर्तित तरंगाग्र बराबर ए डैश, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये बी डैश है। और ये अपवर्तक तल, अपवर्तक दिख रहा है कि नहीं? तल, अपवर्तक तल मतलब कि एक्स एक्स डैश, ये तीनों देखिए, ये तीनों क्या है? ठीक है, बोर्ड के तल के लंबवत है, बोर्ड के, ठीक है, तल, बोर्ड मतलब कि कॉपी के तल के
लंबवत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इधर थोड़ा सा देखिए, अतः, ठीक है, चित्र से या कैसे भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अतः चित्र से, इधर समझिए, इधर देखिए, ये जो डी ए है आपतित किरण है कि नहीं है? डी ए, देखिए डी ए आपतित किरण है कि नहीं है? ठीक है, डी ए आपतित किरण, और ये इसके लंबवत है कि नहीं है? किसके? ठीक है, आपतित तरंगाग्र के, ए बी के। तो डी ए लंबवत क्या हो जाएगा? ए बी। अच्छा, ये जो बी डैश ई है अपवर्तित किरण, ठीक है, बी डैश ई, वो इसके, ये जो ए डैश बी डैश है अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, उसके लंबवत है कि नहीं है? लंबवत होता है ना, किरण है, तरंगाग्र की किरण क्या होती है? लंबवत होती है। अच्छा, ये जो अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ये अपवर्तक तल के लंबवत है कि नहीं है? अभिलंब का मतलब कि, चलिए सी ए, ठीक है ना, सी ए ये लंबवत है किसके? ठीक है, एक्स एक्स डैश के, एक्स एक्स डैश के। अब बताइए थोड़ा सा, देखिए ये जो ये डी ए क्या है? आपतित किरण, बी डैश क्या है? अपवर्तित किरण, सी ए क्या है? अभिलंब। ये तीनों जो हैं, ठीक है, उनके लंबवत हैं जो कागज के तल या बोर्ड के तल के लंबवत हैं, है ना, बोर्ड के तल के लंबवत हैं। ये तीनों उनके लंबवत हैं जो ये तीनों उन तीनों के लंबवत हैं जो तीनों किसके हैं? बोर्ड या कापी के तल के लंबवत हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे कि नहीं? बताइए, एक ही तल में होंगे कि नहीं? हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। तो ये लिखेंगे, अतः ये दूसरा है। लेकिन अगर कहीं आपको बोर्ड में प्रूफ करने के लिए दे दे, बोर्ड में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में दे दे, तो ये सब नहीं करना है आपको। यहाँ तक करना है कि यही प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है, और दूसरा में ये सब दिखाना उखाना नहीं है। तुरंत लिख देना, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लब तीनों क्या होंगे? कई तल में होंगे। यही प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक है, या इसको ही प्रथम कह सकते हैं, इसको द्वितीय कह सकते हैं, किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? कर लेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, ये पूरा बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा, अब आपको कुछ नोट में चीजें समझ लेनी है। क्या समझनी है? इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें प्रकाश का वेग v1 है, इसमें प्रकाश का वेग v2, अलग है इसलिए मुड़ा है, ये तो समझ गए। दूसरा ये है कि इसमें तरंग दैर्ध्य, इसमें तरंग दैर्ध्य एक ही होगा कि अलग होगा? थोड़ा सा आप लोग कभी जब तरंग पढ़े होंगे, तरंग 11 में, तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, v बराबर, ठीक है, न्यू लेमडा। भी तरंग का वेग, लेमडा क्या है? तरंग का तरंग दैर्ध्य, और न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति। तो ये भी, प्रकाश भी तो एक तरंग है, जैसा कि हाइगेंस जी बताए। तो प्रकाश तरंग का यदि, देखिए ये वेग हो गया, ये न्यू आवृत्ति हो गया, और ये लेमडा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य हो गया। देखिए ये जो आवृत्ति है ना, ये किसी तरंग स्रोत का गुण होता है, उसका मूल गुण होता है। कोई तरंग है ना, तरंग स्रोत, तो उससे वो उसी आवृत्ति की तरंग निकलेगी, वो कहीं कहीं जाएगी तो चेंज नहीं हो जाएगी। जैसे ये है, बांसुरी है या कुछ भी, तो ठीक है, ये जैसे मैं ही हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो तरंग निकल रही है, ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है कि दूसरे, क्या नाम है कि वायु में जा रही तो दूसरा सुनाई दे रही है, दूसरे माध्यम में जाएगी तो दूसरा सुनाई देगी। आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होती है। तो किसी भी तरंग स्रोत का, प्रकाश स्रोत का, जो तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत से जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंग की आवृत्ति इस खुद तरंग स्रोत का गुण होता है। वो आवृत्ति किसी भी माध्यम में जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज होगा क्या? तो ये तो चेंज होगा नहीं, न्यू क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्या होगा? अलग अलग माध्यम में जाने से वेग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब वेग चेंज हो जाएगा तो ये तो अचर है, ये चेंज नहीं होगा, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर पहले माध्यम में वेग v1 है, तो पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य चेंज होकर के कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 उसको मानेंगे। लेकिन आवृत्ति को मैं क्या मान ले रहा हूं? चलिए मैं न्यू मान ले रहा हूं। ये न्यू है, न्यू या एफ से डिनोट किया जाता है, तो न्यू है। ठीक है, न्यू। ये जो इसमें रहेगी वही आवृत्ति क्या होगी? वही इसमें भी। इसमें दूसरे वाले में वेग
v2 है ना, तो इसमें लैम्डा 2 हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन आवृत्ति क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि आवृत्ति तो किसी तरंग स्रोत का गुण है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों माध्यम में क्या होगा, आवृत्ति ही नहीं चेंज होगी। कभी कभी इसी से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन है जो नहीं चेंज होता है। कौन है भाई, वेग चेंज हो ही जाता है इसमें जाने से, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य चेंज हो ही जाता है, कौन नहीं चेंज होता है, आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं, ये बात ये आपको जानना पड़ेगा। अब आप साइन आई अपन साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक v1 अपन v2 के जगह पर है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, मैं अभी आपसे बताया कि v1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा 1 नहीं लिख सकते हैं, बताइए, ये आप जानते हैं ना। ये बताइए, इसमें v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर v1 और v2 का ये मान रखेंगे तो ये साइन आई अपन साइन आर लैम्डा के टर्म में भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस पर भी अभी हम लोग को चर्चा करना है। फिलहाल आप क्या कर लीजिए, इसको पहले छाप लीजिए। छापेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको मुझे बताना है कि अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तन, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, और अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है। तो फटाफट इसको पहले छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट में चीजें समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे अभी आप प्रूफ किए हैं एकदम हाइगेंस जी के अनुसार कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कितना, v1 अपान v2 किए हैं ना। ठीक है, समझ गए। इसको समीकरण नंबर 3 में अभी बनाया था यहीं पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 बनाया था, ये तो हो गया। बट किसके अनुसार, बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, मतलब कि स्नेल के अनुसार, स्नेल जी प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिए थे, तो स्नेल जी हमको क्या दिए थे कि साइन आई अपान साइन आर किसके बराबर होता है, 1/2। 1/2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यन माने अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अपवर्तनांक है। इस 1/2 को क्या लिखते हैं, n2 अपान n1 लिखते हैं ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सब चीजें आप जानते होंगे। ठीक है, ये हो गया, जिसको समीकरण नंबर आप बना लीजिए। चलिए 4, क्या बोले 4। समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए, ये किसके अनुसार है, इसको लिख लीजिए हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार, बाय हाइगेंस लॉ, है ना। ठीक ना, ये हाइगेंस के अनुसार साइन ए अपन साइन आर v1 अपन v2 है, और ये किसके अनुसार है, स्नेल जी के अनुसार है ये। तो इसको दोनों को देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा ना, अर्थात समीकरण 3 तथा ठीक है 4 से क्या हो गया कि भाई 1/2 बराबर कितना हो गया, ठीक है v1 अपान v2 हो गया। समझ रहे हैं, v1 अपान v2 मतलब जब लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कर दिया, ये इसको याद रखिए। अब ये क्या है, ठीक है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, और ये पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। ठीक है, ये जो आया है ना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसमें यदि मैं आपको बता दूं, इसी को या करके अगर दूसरे रूप में मैं लिखूं, ठीक है, समीकरण नंबर, चलिए इसको मैं 5 लिख दे रहा हूं, इसी को दूसरे रूप में लिखूं, ठीक है, 1 के जगह पर, ठीक है, माध्यम जो है माध्यम 1, ठीक है, माध्यम 1 के जगह पर चलिए मैं क्या ले रहा हूं, माध्यम 1 के जगह पर जल ले रहा हूं, समझ रहे हैं। और माध्यम 2 के जगह पर मैं क्या ले रहा हूं, 2 के जगह पर कांच, याद रखिए क्या ले रहा हूं, कांच।
तो यहां पर यन, एक के जगह पर जल, दूसरे की जगह पर कांच, जल और दूसरे की जगह पर क्या हो जाएगा, कांच, बराबर भी 1 के जगह पर कितना हो जाएगा, ये जल हो जाएगा, और 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, भी यहाँ पर हो जाएगा, ये कांच हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? भाई जानना पड़ेगा, है ना, ये समझ रहे हैं। चलिए इसको समीकरण नंबर में 6 लिख रहा हूं। ये क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। जल इधर वाला के सापेक्ष होता है, इधर वाला जो है ना इसको सापेक्ष, ठीक है, के सापेक्ष, के सापेक्ष, सापेक्ष, इधर वाले के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक है, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो गया, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिस माध्यम के सापेक्ष, पहले ऊपर वही उस माध्यम में वेग, जल, यह है ना, भी माने प्रकाश का वेग किसमें, जल में, जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, जिस माध्यम के सापेक्ष, ऊपर क्या रहेगा, उसी में वेग, प्रकाश का वेग, और अपन जिसका निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश का वेग का भी का। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ गए कि नहीं, है, समझे ना, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब बताया गया है। इसी को ये जो आप ये जो देख रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अब निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको समझना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसी में केस लगा दीजिए, यदि, ठीक है, माध्यम एक जो है, माध्यम एक क्या हो जाए, वो जल नहीं, क्या हो, या तो निर्वात हो जाए या क्या हो जाए, वायु हो जाए। माध्यम में क्या हो जाए, निर्वात या वायु हो जाए। तब क्या हो जाएगा, इस जल के जगह पर, एक के जगह पर क्या हो जाएगा, एक के जगह पर, ठीक है, जैसे तो निर्वात या वायु हो जाएगा। चलिए हम निर्वाते लिखते हैं, ठीक है, तो n, और यहां पर तो कांच ही रहेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, निर्वात, या वायु भी लिख सकता हूं, ठीक है, निर्वात, या चलिए वायु लिख देता हूं, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, भी निर्वात, और नीचे कितना हो जाएगा, भी कांच। निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, स्मॉल सी, और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸, है ना, ये आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी हो गया ये कांच। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो आप देख रहे हैं, ये निर्वात या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच के जगह पर अब कोई भी माध्यम हो सकता है, निर्वात या वायु के अलावा कोई भी, जैसे यहाँ पे जल हो सकता है, कांच हो सकता है, अलग अलग कांच हो सकते हैं, अलग अलग जल हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब कांच ही नहीं, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम, ठीक है, कोई भी माध्यम, ठीक है, माध्यम। तो निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसी को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया? और उसको केवल n से डिनोट करते हैं। जैसे n कांच है ना, केवल इधर उधर अब कुछ नहीं, अब n कांच लिख लीजिए या केवल n लिख लीजिए। n जल होगा ना तो केवल n जल लिख लीजिए। समझ रहे हैं? कुछ भी, या सिंपल n से भी लिखा जाता है। तो चलिए n केवल कांच में लिख रहा हूं, n कांच बराबर तब कितना हो गया, ठीक है, ये c अपन कितना हो गया, भी कांच। समझ रहे हैं कि नहीं? समझना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 7, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे कांच का अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक, इसको कांच का अपवर्तनांक बोलते हैं, किसी के सापेक्ष नहीं, खुद अपना अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक बराबर वही निरपेक्ष या खुद का अपवर्तनांक एक ही होता है। तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या, c अपन, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, c माने क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ये हर समय c का मान कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कांच क्या होगा, जो होगा। अच्छा, इससे एक और भी मैं यहीं पर अगर मैं बात लिखना चाहूं थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, अगर चलिए जल में
चलिए इसी को मैं लिख दूं, जैसे अगर जल का मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, एन जल, तो कितना हो जाएगा, एन जल बराबर सी अपान भी, यहाँ पर जल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम वही, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है, ठीक है, एन जल बराबर सी अपान, सी मैंने निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, और भी मैंने जल का अपवर्तनांक निकालना है ना, तो उसमें उस माध्यम में प्रकाश का ये वेग। समझ रहे हैं कि नहीं। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल ऊपर अपान जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बस निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, मतलब दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस दिए हुए माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अच्छा, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, थोड़ा बताइए। ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, ऊपर मीटर पर सेकेंड नीचे भी मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है नहीं, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, याद रखो गया कि नहीं। अच्छा, एक और इसमें बात है, कोई भी माध्यम हो उसका अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे, अपवर्तनांक की, क्या वो एक से छोटा हो सकता है। इधर देखिए, ऊपर क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, उससे अधिक किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं होती है। और भी कोई माध्यम होगा ना तो उसका जरूर कम होगा, ऊपर वाला हर समय अधिक है, नीचे वाला हर समय क्या होगा, कम होगा। तो फिर जब भाग देंगे तो ये जो n है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हर समय क्या होता है, एक से अधिक ही होता है अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपवर्तनांक क्या होता है, किसी भी प्रकाश किरण का वह गुण कह लीजिए या किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, यही सब है अपवर्तनांक। ठीक है, वही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, अपवर्तनांक हो गया, ये तो हो गया, समझ गए कि नहीं। अब आपको अपवर्तनांक की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता को समझना है। फटाफट इसको क्या कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी को मिटा करके, या इसी को मिटा दूं, क्या मिटा दूं, सब नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब याद रहेगा कि नहीं। v1 बराबर न्यू लेमडा 1, ठीक है, v2 बराबर न्यू लेमडा 2, याद रहेगा कि नहीं। तो इसी को मिटा करके मैं बता दे रहा हूं, है अपवर्तनांक की, ठीक है, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, इस तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, मतलब अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के पद में सूत्र और कुछ नहीं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अपवर्तनांक n का तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यहां पर लैम्डा लिख दे रहा हूं, तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निर्भरता पढ़ लेते हैं। ए भाई, आप सब लोग जानते हैं, जैसे यहां पर एक फिगर में चुपचाप बना दूं अभी, ठीक है, इसमें वेग कितना है, v1, ठीक है, जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वेग v1, आवृत्ति तो चेंज होगी नहीं, न्यू लेमडा 1 हो जाएगा, v1 इक्वल टू न्यू लेमडा 1, इसमें अपवर्तित होगा, इसमें वेग हो गया v2, आवृत्ति तो चेंज होगी नहीं, इसमें तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, लेमडा 2। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, ठीक है, समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, अभी आप देखे हैं यहां पर समीकरण नंबर 7 से, ठीक है, समीकरण नंबर, चलिए 7 नहीं बल्कि समीकरण नंबर जो है, ठीक है, यहां पर आइए, ठीक है, इसी को कर दो क्या, ठीक है, इसी को समीकरण नंबर 5 को देखिए पहले, यहां पर समीकरण नंबर 5, ठीक है, समीकरण 5 से क्या होता है, 1n2 बराबर कितना, ठीक है, v1 अपान v2, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 1n2 बराबर v1 के जगह पर क्या लिखेंगे, v1 के जगह पर बताइए न्यू लेमडा 1, v2 के जगह पर न्यू लेमडा 2, न्यू से न्यू कैंसिल, 1n2 बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा 1 अपान लेमडा 2। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं है। लेकिन अगर पहला ये जो माध्यम है, पहला अगर ये निर्वात हो, निर्वात या क्या हो, वायु हो, पहला वाला माध्यम, तब क्या होगा, ठीक है, तब, ठीक है, वायु या निर्वात, ठीक है, निर्वात या वायु, यहां पर लिखेंगे निर्वात या वायु, क्या n, और यहां पर क्या हो गया, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है,
तो कितना हो गया, ये 2 का मतलब यहाँ पे जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई माध्यम, ठीक है, कोई माध्यम जो दिया गया है, कोई माध्यम जो दिया गया, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, माध्यम, ठीक है ना। माध्यम माने कि जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है, हीरा मोती कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब इसी से, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 के जगह पर कितना हो जाएगा, वायु या निर्वात हो जाएगा, और लैम्डा 2 की जगह पर कितना हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, माध्यम, ठीक है। सिंपल सिंपल, ये निर्वात अगर है तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, n यहाँ पर माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा, ये वायु कह लीजिए या निर्वात कह लीजिए, ठीक है, और पर कितना हो जाएगा, लैम्डा माध्यम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, माध्यम, ठीक है। माध्यम माने कि जल हो, कांच हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी, देखिए समझ में आ गया कि नहीं। तो ये जो है, ये 1n2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, ठीक है, ये हम n माध्यम बराबर लैम्डा वायु अपान जो भी है सो, समझ में आ गया। तो ये देखिए, इधर समझिए, कई फार्मूले, अगर वायु में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दे दिया हो और किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है और उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य प्रकाश का दे दिया हो, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक आप इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मतलब, ठीक है, निर्वात में तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और किसी माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, दे दिया हो, ठीक है, किसी भी रंग के प्रकाश के लिए, जिस रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तन वो कराना चाह रहा है उसके लिए वायु में तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और ये उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य दे दे, तो आप उसका अपवर्तनांक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य दे दे तब भी, या इन तीनों में से कोई दो दे दे तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, दूसरा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए, या इधर समझिए, ठीक है, ये जल, कांच, ठीक है, प्रकाश का वेग तो आप जानते हैं, निर्वात या वायु में दे दिया हो या नहीं भी दिया हो तभी आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये क्या है, किसी माध्यम में अगर कांच का वेग दे दे, मतलब किसी माध्यम में वेग दे दे, तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इन तीनों में से कोई, ठीक है। ये तो सी पता ही रहेगा, इन दोनों में से कोई दो दे तो तीसरा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक दे दे तो नहीं निकाल सकते। सी का मान तो आप जानते ही हैं कि कितना होता है, इतना होता है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक यह वेग के पद में है, ठीक है, आप इसको भी याद रखना है 7 को, ठीक है। और उसके बाद से ये क्या नाम है, 6, ये 6 और 7 को बहुत याद रखना है। समीकरण नंबर 6 ये इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, समीकरण नंबर 7 इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, समीकरण नंबर कहाँ गया, ठीक है, ये, बल्कि इसी को मैं इस टर्म में भी लिख देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, जैसे जल ले लीजिए, ठीक है, तो जब जल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा जल अपान लैम्डा क्या हो जाएगा, कांच। समझ रहे कि नहीं, ऐसा भी इस टाइप में भी एक इसका बनेगा लैम्डा के टर्म में, फिर ये लैम्डा निर्वात इसके टर्म में एक बनेगा। तो लैम्डा के पद में भी अपवर्तनांक होता है और किसके, वेग के पद में भी, तो इन पर न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। एक में छूट गया है, इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर जल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांच, ठीक है, या कोई भी कांच जल इधर उधर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये अगर जल है तो यहाँ ऊपर लैम्डा जल हो जाएगा, नीचे कांच है ना, तो यहाँ पर लैम्डा कांच हो जाएगा। मतलब जल में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और कांच में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बराबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन भाई चीज़ों को अगर आपको बेसिक से समझना है ना तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। ये सब पूरा समझ में आ गया, आना पड़ेगा इस पर न्यूमेरिकल। तो अब ये तो हो गया, अब आगे हम क्या करेंगे, यही जो है ना, यही इन सब लैम्डा के वेग के टर्म में जो अपवर्तनांक पर न्यूमेरिकल बनते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में ना 100% टेक आता है, या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम देंगे ना उस पर इस पर बेस न्यूमेरिकल जरूर पूछ लेता है, एकदम 100%। तो हम अगले वाले में केवल एक ही वीडियो में, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और आपको 1-2 क्वेश्चन खुद का करना पड़ेगा, 2 दिन मैं दे दूंगा, आप खुद करिएगा। उसके बाद से एक इसमें प्रकाशिक पथ होता है, प्रकाशिक पथ, ठीक है, उसको देख लूंगा, ठीक है, वो क्या होता है वो मैं बता दूंगा, तो ये लेसन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग व्यतिकरण स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो 2 लेक्चर के बाद इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।